स्टोरी का नाम है अ इंटेंस लव स्टोरी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि छोटे बच्चे कृपया कर इस वीडियो को ना देखें। पिछले एपिसोड में हमने देखा जब अभिलाष ने रुद्री का कुर्ता पकड़ा और बस एक झटके में चररा रुद्री की दुनिया पलट गई। डर, गुस्सा और एक अदृश्य आकर्षण, सब कुछ समा गया उन काली आंखों की गहराई में। और अब रुद्री की दबी हुई चीखें सिर्फ एक नाम पुकार रही थी, हे महादेव, अब मेरा क्या होगा। नमस्कार मेरे दिल से जुड़े साथियों, आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है ए इंटेंस लव स्टोरी की इस सीरीज में। पहले तो थैंक यू सो मच इतने प्यार, इतने लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब्स के लिए। आपका हर एक सपोर्ट मेरे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। कैसे हैं आप सब? लेकिन नहीं, ये सवाल मैं आम तरीके से नहीं पूछूंगा। आज बताइए, क्या आपने कभी किसी की आंखों में ऐसा डर और ऐसा प्यार एक साथ देखा है? कभी किसी के स्पर्श में कांपती सिसकियां महसूस की हैं? अगर हाँ तो कमेंट में एक दिल भेज दीजिए, और अगर नहीं तो ये कहानी आपको वो एहसास दिलाने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए, क्योंकि हमारी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। चैप्टर 46, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ रात गुजार सकती हो। रुद्री ने अपने मन में कहा, हे महादेव, अब मेरा क्या होगा। अभिलाष उसे सबसे लंबे समय तक देखता रहा, जब तक कि रुद्री के आंखों से आंसू नहीं आने लगे और उसकी आंखों से वो आंसू टपक कर गिरने नहीं लगे। कई पलों की चुप्पी के बाद उसने उसके बालों पर पकड़ ढीली कर दी। अब क्या तुम मानती हो कि मैं एक बीस्ट हो सकता हूं? उसने चुपचाप पूछा। रुद्री के पूरे शरीर में डर के कारण शिवरिंग कंपन हो रही थी। रुद्री ने एक बार सिर हिलाया। ध्यान रखो कि तुम मेरे ऑर्डर्स का पालन करो। अब फिर से कभी किसी से हमारे परिवार के बारे में मत पूछना या चर्चा मत करना, अभिलाष ने रुद्री को वार्निंग देते हुए कहा। रुद्री के दिल की धड़कन कई गुना तेज हो गई थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। मुझे प्रॉमिस करो, अभिलाष ने मान करते हुए कहा। मैं फिर से हम में से किसी के परिवार के बारे में नहीं पूछूंगी, वह फुसफुसाई। वेरी गुड, इतना कहकर वह उससे दूर हो गया। वह बेड से उठा और बेडरूम से बाहर चला गया, उसे कांपता और सिहरता हुआ छोड़कर। थोड़ी देर बाद रुद्री उठी। वह डरी सहमी सी थी। अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके वो फिर से लाइब्रेरी में चली गई। उसने अपना समय वहां बिताया, उसने उसकी खोज जारी रखी। कुछ घंटों बाद उसे आखिरकार गिरिजा और मृत्युंजय की बाकी जर्नल्स मिल गए। रुद्री ने अपने मन में कहा, क्या मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब इन सारे जर्नल्स में मिलेंगे? वह उन सारे जर्नल्स को छुपाकर बेडरूम में ले आई। थैंक गॉड, बीस्ट यहाँ नहीं है। इन सारे जर्नल्स को मैं अपने बड़े वाले सूटकेस में छुपाकर रख देती हूँ। अब यही मेरी सेकंड लास्ट उम्मीद है। अब बस एक बार बीस्ट सर के लैपटॉप का पासवर्ड मिल जाए तो बात बन जाए, रुद्री ने बुदबुदाते हुए कहा। किचन, सुबह का वक्त। अगली सुबह जब रुद्री रसोई में गई तो उसने कुछ मुस्कुराते हुए चेहरों को वहां देखा। थोड़ा हिचक के साथ वह वापस मुस्कुराई। टीचर सेन, आप अपना नाश्ता कहाँ करना चाहेंगी? ब्रिंडर और शंकर ने एक साथ पूछा। रुद्री ने मनु की ओर देखा। उसे देखकर रुद्री को पिछली शाम की याद आ गई। मनु ही वो लड़की थी जिसे एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। एक और लड़की मनु के करीब खड़ी थी। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्यों न हम तीनों मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट करें? रुद्री ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। वो अपने घुटनों के बल बैठ गई और उन दोनों के बालों को प्यार से सहलाने लगी। लड़की ने 100 वॉट की मुस्कान के साथ कहा, जरूर हम बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। वैसे मैं राधा हूँ। मैं आमतौर पर 7 बजे अपना नाश्ता गार्डन में जाकर करती हूँ। अरे वाह, आई एम सो एक्साइटेड। मजा आएगा। राधा, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। तो चलो, ये बताओ कि मुझे क्या क्या कैरी करना होगा। रुद्री ने उस बड़े से किचन में किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे डिशेज रखे हुए देखे। पहले दिन जब उसने खाना बनाया था तब इस किचन पर उसने ध्यान नहीं दिया था। बीस्ट का प्रेशर हमेशा उसके दिमाग को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर देता था। उसे अभी तक इस पूरे रो हाउस के इंटीरियर, एक्सटीरियर और कितने रूम्स हैं इसका ठीक से पता लगाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन वह सब कुछ जानने के लिए बेताब थी। धत्तेरे की, आपको इसे ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें ला सकती हूँ और हमारे पास कई लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, राधा ने कहा और मनु के साथ मुस्कुराने लगी। अरे, मैं हूं ना, किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, रुद्री ने खाने की डिश को कैरी करते हुए कहा। वह हैरान दिख रही लड़की को देखकर मुस्कुराई। उसने अपने मन में कहा, जब मैंने मदद करने की जिद की तो ये लड़की इतनी हैरान क्यों दिख रही थी? एक और अजीब बात है, घर के सारे लोग उस बीस्ट को उसके नाम से बुलाते हैं, वही बीस्ट जिससे मेरी शादी हुई है। यहाँ के हेल्पर्स को फैमिली मेंबर यानी लोगों को नौकर की बजाय घर का हिस्सा समझा जाता था। हमारे रॉय परिवार में जो मैंने देखा है, यहाँ सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। सुवर्णा माँ और छोटी माँ इस मामले में बहुत अलग है। वे दोनों सबको प्यार तो करती है, मगर किसी की मजाल नहीं है कि घर का कोई नौकर उनको उनके नाम से बुलाए। सम्मान की पूरी पूरी उम्मीद रखती हैं। इसका मतलब यह है कि वह आदमी उतना बड़ा वाला बीस्ट नहीं है जितना मैं उसे समझती हूँ। कोई कैसे बुरा हो सकता है?
जब उसने अपने सभी हेल्पर्स को ये खुली छूट दी है कि वो उसे उसके नाम से बुला सकते हैं, हे महादेव, चलो बीस्ट में कोई तो अच्छी क्वालिटी मिली। इस विचार से उसका मन कुछ हल्का हुआ। ऊपर रखे कुछ बर्तनों के साथ ट्रे उठाकर वह राधा के पीछे पीछे चल पड़ी। क्या हुआ, मनु नहीं आएगी क्या? रुद्री ने गार्डन में जाते हुए राधा से पूछा। उसने होमवर्क नहीं किया है, वो नहीं आएगी, हम दोनों इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, अभिलाष भैया ने हमारा एडमिशन करवाया है। राधा ने गार्डन के एक साउथ वाले हिस्से में बैठते हुए कहा। वहां बड़ा सुंदर फाउंटेन था, पानी की सतह पर पिंक कलर के कमल के फूल खिले हुए थे, इसके चारों ओर अन्य चमकीले रंग के फूल वाले पौधे थे। पक्षियों के गाने की आवाज के साथ ये बहुत शांतिपूर्ण था। रुद्री ने अभिलाष के बारे में मजाक उड़ाते हुए तुरंत कहा, सर तो बड़े दानवीर लगते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों का एडमिशन सिर्फ दिखावा है? ये अमीर लोगों के चोचले हैं, एक और दो लोगों की मदद कर दो और हो गया काम खत्म। दीदी, आप देखने में तो समझदार लगती हो, आप ऐसे कैसे बेवकूफ लोगों की तरह बातें कर रही हो? अभी भैया के बारे में कभी भी गलत मत बोलना, अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो ही हमारी दोस्ती हो सकती है, नहीं तो। राधा ने नाराज होते हुए कहा। अच्छा बाबा, सॉरी, चलो कुछ और बात करते हैं। अब देखो पानी की इतनी किल्लत है, इस फव्वारे में कितना पानी वेस्ट हो रहा है, अमीरों के चोंचले। रुद्री ने अपनी मन की भड़ास निकालते हुए कहा। रुद्री ने अपनी भौहें चढ़ा दी। ये रिसाइकल्ड पानी है। उद्धरण चिन्ह। राधा ने रुद्री को जवाब देते हुए कहा। रो हाउस से इस्तेमाल होने वाले पानी को इकट्ठा करके छान लिया जाता है। ओके, रुद्री ने झेपते हुए कहा। राधा और रुद्री ने नाश्ता किया और बर्तन वापस रसोई में ले गए। नाश्ते के लिए मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद राधा। क्या तुम्हारे पास शाम को रो हाउस और गार्डन में मेरे साथ घूमने का समय है? रुद्री ने प्यार से राधा से कहा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी स्कूल जाऊंगी और शाम को वापस आऊंगी। आप चाहें तो उस दौरान मैं आपको रो हाउस दिखा सकती हूँ। ये सूर्यास्त के समय के आसपास और सुंदर लगता है। रुद्री मुस्कुराए और कहा, डील। राधा को अलविदा कहकर वो भी स्कूल चली गई। अभिलाष का बेडरूम, शाम का वक्त। वह फिर वापस स्वीट में लौट आए। अगले कुछ घंटे उसने निराशा में कंप्यूटर के पासवर्ड का अनुमान लगाने की कोशिश में बिताया। तभी उसे एक विचार आया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि ब्रिंडा दोपहर के भोजन के साथ स्वीट में नहीं आ गई। क्या आप प्रवीण जी का नंबर जानते हैं? मुझे उससे कुछ पूछना है, रुद्री ने अपने होठों को अपने दांतों तले दबाते हुए कहा। ब्रिंडा ने संकोच नहीं किया और एक कागज के टुकड़े पर प्रवीण का नंबर लिख दिया। मेरे पास फोन नहीं है, क्या मैं आपका मोबाइल फोन उधार ले सकती हूँ? रुद्री ने पूछा। ब्रिंडा हैरान लग रही थी। उसने कहा, हमारे पास मोबाइल नहीं है, बस यहाँ एक लैंडलाइन फोन है। रुद्री का चेहरा उतर गया। शंकर के पास एक है, मैं उसे आपके पास बुलाकर लाती हूँ, ब्रिंडा ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा। 10 मिनट बाद जैसे ही फोन बजने लगा, रुद्री ने घबराकर अपना पैर थपथपाया। कई रिंग के बाद प्रवीण ने जवाब दिया, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। दूसरे छोर पर सन्नाटा था। प्रवीण, मैं रुद्री बात कर रही हूँ, रुद्री ने धीरे से कहा। रुद्री, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे कॉल कर रही थी। आप कैसी हो? रुद्री ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखाकर अपनी सांसों को कंट्रोल किया, एक गहरी सांस ली और कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने इसीलिए कॉल किया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि क्या कोई कंप्यूटर है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। मेरे कमरे में एक लैपटॉप है, लेकिन मैं सर से पासवर्ड पूछना भूल गई। उस आदमी का जिक्र उसकी जीभ पर अजीब सा लगा और इसने उसके शरीर से एक छोटी सी कंपकंपी पैदा कर दी। कोई बात नहीं, प्रवीण ने कहा। पासवर्ड मृत्युंजय है। आप अभी से आपके लिए एक फोन लाने के लिए कहो, प्रवीण ने अपनी ओर से किसी और इंसान से बात करते हुए रुद्री से कहा। रुद्री ने उसे किसी बात पर गुस्सा और परेशान होते हुए सुना। वह कॉल कट करने ही वाली थी, ये सोचकर कि वह उसके बारे में भूल गया है, लेकिन वह वापस कॉल पर आ गया। आपको होल्ड पर रखा, उसके लिए आप मुझे माफ करना। रुद्री, क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ? चैप्टर 47 मैरिटल रिलेशनशिप। आपको होल्ड पर रखा। उसके लिए आप मुझे माफ करना। रुद्री, क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ? प्रवीण ने अपने दूसरे इंपॉर्टेंट कामों को करते हुए कहा। ठीक है प्रवीण जी, लेकिन आपको वापस मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस पासवर्ड चाहिए था। थैंक यू। कॉल समाप्त करने के बाद वह मुस्कुराए और फोन वापस ब्रिंडा को सौंप दिया। जैसे ही ब्रिंडा वहां से चली गई, रुद्री ने कमरा बंद कर दिया और लैपटॉप खोलकर पासवर्ड टाइप करके उसे एक्सेस करने की कोशिश की। उसने अपने मन में कहा, सॉरी प्रवीण जी, मैंने आपके प्यार और विश्वास का थोड़ा सा गलत फायदा उठाया, पर आखिर मैं आपकी भाभी हूँ यहाँ, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपका फर्ज है कि आप मेरी थोड़ी सी मदद करो उस बीस्ट से। तो जब वह आखिरकार लॉग इन करने में सक्सेसफुल हो गई, तब उसने राहत की सांस ली और कहा, यस रुद्री, यू कैन डू इट। उसने अपने तेजी से धड़कते हुए दिल की धड़कन को कंट्रोल किया। उसने अपनी फेक मैरिज के बारे में सारी डिटेल बातें भूदेव को फटाफट टाइप करके मेल कर दिया, उसे सारे खतरों के बारे में आगाह कर दिया। उसने उसे साफ साफ लिख दिया कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। उसने ये भी लिख दिया कि उसे घर में एक तरह से नजरबंद रखा गया है,
उसने अगले 2 घंटे लैपटॉप के सामने बिताए और फिर अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री के सभी ट्रेसेस निशान मिटा दिए। तभी रुद्री को हंसने की आवाजें सुनाई दी। मुझे भी बताओ कि ऐसी कौन सी हंसने की बात है। मुझे भी अपनी मस्ती में शामिल करो, रुद्री ने बालकनी में आकर मुस्कुराते हुए कहा। राधा और मनु खिलखिला कर हंस रहे थे। उनकी टेंशनलेस स्माइल को देखकर रुद्री अपनी सारी परेशानी एक पल के लिए भूल सी गई। वो फटाफट गार्डन की ओर लपकी और उन दोनों के साथ गार्डन में हर्ब्स लगाने लगी। उन तीनों को मिट्टी में ये सब करने में बड़ा मजा आ रहा था। सारे हर्ब्स को उन्होंने बड़े ही प्यार से लगा दिया। गार्डन के काम के दौरान राधा और मनु ने उसके असिस्टेंट होने का रोल अदा किया। रुद्री उन दोनों से काफी प्यार करने लगी थी। रुद्री मुस्कुराए और कहा, पहले तो तुम दोनों गार्डनिंग करते वक्त मस्ती कर रहे थे, इसीलिए खिलखिला कर हंस रहे थे, पर अब ये सफेद दांत क्यों दिखा रहे हो? मुझे बताओ, अब तो मैं तुम्हारे इतने पास हूँ। तुम दोनों किस बात को लेकर इतना खिलखिला रहे हो? मैं भी तुम दोनों के साथ मिलकर हंसना चाहती हूँ। जैसे ही उन्होंने रो हाउस की लेफ्ट साइड वाली बालकनी की ओर इशारा किया, उनकी हंसी और तेज हो गई। हो, रुद्री ने ऊपर देखा और तुरंत उसकी नजर बालकनी की दीवार पर झुकी हुई ऊंची शैडो पर पड़ी, जो उन्हें नीचे देख रहा था। जब उनकी नजरें मिली, तो उसने महसूस किया कि उसके पूरे बदन में फ्लटरिंग हो रही है। वह आदमी उसे अपने पास आने का इशारा करने से पहले बहुत देर तक एकटक देखता रहा। वह लगभग अपना सिर नाक में हिलाने वाली थी, लेकिन वह जानती थी कि यह केवल उसे उसके पास नीचे आने और उसे ऊपर की ओर खींचकर ले जाने के लिए मजबूर करेगा। उसने धीरे से खुद को कहा, चल रुद्री, इससे पहले कि बीस्ट नीचे आकर तुझे ऊपर जबरदस्ती ले जाए, इससे केवल और अधिक प्रॉब्लम बढ़ेगी। शेख, रुद्री ने एक लंबी सांस ली। अपने बेडरूम में जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर राधा और मनु से कहा, तुम दोनों यहाँ रुको और सभी पौधों में पानी डालकर गार्डनिंग के काम को जारी रखो। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। उसने अपने हाथ धोए और अभिलाष की ओर चल दी। जब वह कमरे में पहुंची तो उसने शेर की मांद में प्रवेश करने से पहले एक गहरी सांस ली। दरवाजा बंद करो, अभिलाष ने धीरे से कहा। वह वार्डरोब से कुछ निकाल रहा था। उस समय उसकी पीठ रुद्री की ओर थी। कमरे में बहुत समय बिताने के बावजूद उसने कभी महसूस नहीं किया कि वार्डरोब के अंदर एक सीक्रेट लॉकर है। उसने दरवाजा बंद किया और वापस उसकी ओर मुड़ी। जब उसकी नजर उसके मैले जूतों पर पड़ी, तो वह उसी जगह पर डर के मारे जम सी गई। मैं गार्डन में काम कर रही थी, रुद्री ने अपने गंदे जूतों की ओर देखते हुए कहा। उसने बेकार में अभिलाष को समझाने की कोशिश की, क्योंकि अभिलाष ने उसे बालकनी से गार्डनिंग करते हुए देखा था। उसने अपने हाथों में एक बड़ा मखमली ज्वेलरी बॉक्स पकड़ा हुआ था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। इसे अगले हफ्ते पहनना। तुम्हें हमारे कुलदेवता के मंदिर में चलना होगा, वहां जाकर मेरे साथ पूजा करनी होगी। हम अगले हफ्ते रॉय मेंशन जा रहे हैं। ध्यान से, उसने उसके हाथों से वो ज्वेलरी बॉक्स ले लिया और उसे खोला। उस सुंदर हार को देखकर वह एकदम से सरप्राइज्ड हो गई। उसे गहनों का बिल्कुल भी शौक नहीं था, मगर उस गहने की सुंदर नक्काशी, जड़ाऊ कीमती पत्थर ने एक पल के लिए उसकी सांसें रोक सी दी थी। एक पल के लिए उस गहने की खूबसूरत कारीगरी में वो खो सी गई। उसने गिरिजा के जर्नल में शादी के 8वें दिन गिफ्ट एक्सचेंज, उपहारों के आदान प्रदान के रिवाज के बारे में पढ़ा था। उसको याद आया कि फिर उसके बाद एक पूजा का प्रोग्राम हुआ था, जो उन्हें कालभैरव मंदिर में करना बहुत जरूरी था। शायद सर मुझे कृष्णकुंज अपने पुश्तैनी घर में इसीलिए ले जा रहे हैं। सालों पहले मृत्युंजय ने अपनी पत्नी को एक बेहद खूबसूरत हार गिफ्ट के तौर पर दिया था, और बदले में गिरिजा ने उन्हें एक रत्नाभूषण जड़ा हुआ शिकार करने वाला खंजर गिफ्ट उपहार के रूप में दिया था। मुझे याद है कि गिरिजा ने जर्नल में लिखा था कि उस दिन उसे बहुत खुशी महसूस हुई थी। रुद्री ने अपने मन में कहा। थैंक यू, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, रुद्री ने धीरे से कहा। अभिलाष के कठोर चेहरे पर एक पल के लिए आश्चर्य के एक्सप्रेशन दिखाई दिए। मुझे लगता है कि अगर मुझे गिफ्ट नहीं मिला तो मैं इसकी वजह से मरूंगा नहीं, उसने एक्सप्रेशनलेस तरीके से कहा। रुद्री ने उस बात को नजरअंदाज करते हुए अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसने अपने मन में कहा, मैं गिरिजा और मृत्युंजय के जर्नल्स को इतना पढ़ रही हूं कि कभी कभी उनकी दुनिया और मेरी दुनिया मिक्स हो जाती है। कहाँ मृत्युंजय, जो एक पेशेनेट लवर और बेहद प्यार करने वाले पति थे, इस बीस्ट से बिल्कुल अपोजिट अलग, और कहाँ ये आदमी अभिलाष सेन सिर्फ एक क्रूएल बीस्ट है। पूरे एक हफ्ते से मैं इसके रास्ते से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बीस्ट जब भी मिला इसने सिर्फ और सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया, नहीं तो आए दिन मुझे एक के बाद एक धमकियां दी। मैं चाहता हूं कि तुम मंदिर में ठीक से बिहेव करो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सभी लोगों को विश्वास दिलाओ कि हमने एक दूसरे के साथ पति पत्नी वाला संबंध बना लिया है, और हम एक उत्तराधिकारी जल्दी ही पैदा करने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों इस बात के लिए सीरियसली कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को भी हम दोनों पर शक हुआ, तो मुझे सच में तुम्हारे साथ मैरिटल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। क्या तुम समझ रही हो? अभिलाष ने अपनी आईब्रोव्स को ऊपर करके उसे धमकाते हुए कहा। यह उसका धमकाने का पुराना स्टाइल था। रुद्री उसकी इस तरह की बात के पीछे छिपी हुई धमकी से नफरत करती थी। अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाते हुए उसने अपने होठों को अपने दांतों तले काफी कसकर दबाया। मिस बडबड, क्या तुम्हें सब कुछ क्लियरली समझ में आया? उसने जवाब की मांग की और कहा। हाँ, उसने धीरे से कहा। वह ठिठक गई। वह अब और चुप नहीं रह सकती थी।
उसे उम्मीद थी कि वह उसे डराने के लिए अब कुछ बुरा कहेगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अभिलाष की आंखों में खुशी दिख रही थी। मुझे तुम्हारा ये चुपचाप मेरी बात मानने वाला रूप अच्छा लगता है, ये छुपी हुई भावना वाली बात कहने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ पलों के बाद उसे लिविंग रूम से उसके ऑर्डर देने की कठोर आवाजें सुनाई दी। जब उसकी आवाज सुनाई देना पूरी तरह से बंद हो गई, तब रुद्री ने ध्यान से वार्डरोब के अंदर गहनों के डिब्बे को सीक्रेट लॉकर में रख दिया और गार्डन के काम पर वापस से लग गई। अगले कुछ घंटों में उन्होंने रंभा सेन की किताब पर बेस्ड आधारित हर्ब्स को लगाना जारी रखा। जब वह आखिरी पौधे को लगाना खत्म कर रही थी, तो उसे बालकनी से अभिलाष की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने सुना कि घर के अंदर बहुत शोर हो रहा है, क्या हो रहा है? उसने टेंशन भरी ब्रिंडर और शंकर के चेहरों को देखते हुए लिविंग रूम के अंदर जाकर पूछा। उन्होंने हमारे कृष्णकुंज के किसानों के खेतों में आग लगा दी और खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया, ब्रिंडर और शंकर ने रोते हुए कहा। आग किसने लगाई? रुद्री ने ब्रिंडर को गले से लगाकर चुप कराते हुए धीरे से पूछा। वे पागल कुत्ते, रॉय खानदान के सुअर लोग। और कौन? ब्रिंडर ने रोते और किलसते हुए कहा। ये नाम सुनते ही रुद्री का दिल बैठ गया, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उन सारे जर्नल्स को पढ़कर मुझे पता चल गया है कि गिरिजा एक रॉय खानदान की बेटी थी, जिनकी शादी एक सेन से हुई थी। सेन और रॉय के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है? रुद्री ने अपने मन में कहा। रुद्री ने ब्रिंडर और शंकर को पानी पीने के लिए दिया। क्या इससे किसान के परिवार बहुत पीड़ित होंगे? रुद्री ने परेशान होते हुए कहा। उसे पता था कि वह क्षेत्र पहले से ही सूखे से पीड़ित है। नष्ट किए गए अनाज जितना कीमती कुछ नहीं था। ऐसा करके सच में सारे किसानों को भूखे मारने वाली स्थिति में धकेलना था। नहीं, अभिलाष हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि किसानों और उनके परिवारों को परेशानी न हो। लेकिन हम सब ने बहुत मेहनत की थी और अभिलाष ने भी स्पेशल बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट को बुलाकर सूखा प्रतिरोधी फसल उगाने के लिए अपना खून और पसीना बहाया था। हमारी मेहनत के फल को बर्बाद करने में रॉय को कुछ ही मिनट लगे, ब्रिंडर ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। रुद्री एकदम निशब्द हो गई थी, उसका सारा करेज साहस खत्म सा हो गया था। रुद्री ने धीरे से कहा, मुझे माफ। चैप्टर 48 माई गुडनेस, आई एम फीलिंग हॉट। रुद्री ने धीरे से कहा, मुझे माफ करें, जिसका मतलब था कि रुद्री रॉय खानदान की तरफ से सेन परिवार के लोगों और उनसे जुड़े हुए लोगों से माफी मांग रही थी। आप प्लीज मुझे बताओ कि क्या मैं किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ? रुद्री ने ब्रिंडर की ओर बड़े ही प्यार से देखते हुए कहा। ब्रिंडर ने उदास मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, आप बहुत दयालु हैं। आप मुझे रंभा जी की बहुत याद दिलाती हो। वो भी बहुत दयालु महिला हैं। सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं। रुद्री उत्सुक थी, लेकिन उसने और अधिक बातें पूछने से खुद को रोक लिया। उसे अभिलाष सेन का रिएक्शन याद आ गया। जब उसने आखिरी बार रंभा जी के बारे में पूछताछ की थी, तो अभिलाष के गुस्से का पारावार नहीं था। जल्द ही अंधेरा हो गया। खाना खाकर रुद्री अपने कमरे में चली गई। आज वह गार्डन में बहुत देर काम करने की वजह से लाइब्रेरी में ज्यादा समय नहीं बिता पाई थी। वह जल्दी से नहाने के लिए वॉशरूम में गई, लेकिन जैसे ही उसने वॉशरूम में कदम रखा, उसकी नज़र एक बहुत बड़े से बाथटब पर पड़ी। आज शाम को गार्डन में काफी देर तक काम करने के कारण उसे जो भी मामूली दर्द हुआ था, वह एक ही समय में उसके पूरे बदन में तेज चुभन पैदा करने लगा। आहें भरते हुए उसने शावर लेने का फैसला किया। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि अभिलाष जल्दी वापस नहीं आने वाला है। उसने पानी में सोप मिक्स किया, अपने सारे कपड़े उतारे और नहाने के लिए उसमें कदम रखा। गर्म पानी में कदम रखते ही वह पूरी तरह रिलैक्स फील करने लगी। इससे उसके मसल्स को आराम मिला। सैंडलवुड की खुशबू की मीठी महक ने उसे एक परियों की दुनिया में पहुंचा दिया। उसने अपनी गर्दन को टब के गोल किनारे पर टिका दिया। थोड़ी देर बाद अपने ऊपर वाटर थेरेपी करने के उद्देश्य से पानी के अंदर खुद को पूरी तरह से सिर तक डुबो दिया। बाथ टब के बेस पर नीचे लेटकर वो रिलैक्स करने लगी। जैसे ही उसने अपने मन और शरीर को आराम दिया, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने अपने मन में कहा, सर मुझसे इंटेंस लव करते हैं और कहीं ना कहीं मैं भी उनको प्यार करती हूँ। मुझे आज तक उस बस स्टैंड पर मिले उन आवारा लड़कों को छोड़कर कभी भी किसी से कोई डर महसूस नहीं हुआ। सर से मैं बिल्कुल नहीं घबराती हूँ, सिर्फ एक बात का डर लगता है कि कहीं वो मेरे साथ जबरदस्ती न करें। मेरे मन में उनकी बहुत साफ सुथरी इमेज है, मुझे उस इमेज के खराब होने का डर सताता है। हे महादेव, जैसे माँ पार्वती आपकी भक्त हैं। कहीं ना कहीं मैं भी बीस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सर दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके दिल में पिछले 4 सालों से मेरे लिए जो प्यार या फिर क्रश बस दूर से बना रहे, क्योंकि वो प्यार और बदले की भावना के बीच में झूल रहे हैं। ऐसे में इस तरह के जुनून वाले इंसान से दूर रहना ठीक रहेगा। उनकी कई सारे निराले स्टाइल्स में मुझे उनके गुस्से में भी प्यार के छुपे रहने का स्टाइल टू कूल लगता है। जैसे पेरेंट्स की डांट में लाड प्यार छिपा होता है, वैसे ही बीस्ट की डांट में भी। बीस्ट जब नजरें उठाकर देखते हैं, तो बस मेरे पूरे बदन में वर्लपूल का एहसास होता है। मेरा चेस्ट एकदम टाइट हो जाता है और थाइस के एपेक्स में अलग सी प्यास जाग जाती है। रुद्री कंट्रोल। मगर इंटेंस लव का मतलब तो एक दूसरे के लिए बेशुमार रूहानी प्यार और फिक्र होता है। मैं क्यों सिर्फ और सिर्फ सेक्स के बारे में सोच रही हूँ?
शायद हमें ऐसा लगता है कि जब फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं तो सामने वाला इंसान हमारा हो गया और हम उसके हो गए, मगर हकीकत तो शायद कुछ और ही होती है। कई सालों की शादी और बच्चे होने के बाद भी दो लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते। डॉट डॉट जैसे तैसे लाइफ की गाड़ी को घसीटते हुए चलाते हैं, पर मैं रुद्री रॉय हूँ। डॉट डॉट एक मैथमेटिशियन। बिना लॉजिक के मैं कोई भी फैसला नहीं लेती। बीस्ट के घर पर मैंने अपना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया है। दिन रात सेल्फ डेवलपमेंट में अपना टाइम लगा दिया है, सारी पुरानी और नई बातों के बीच का लिंक जोड़ जोड़ कर। अब मैं थक चुकी हूँ सोच सोच कर। डॉट डॉट मैं बहुत थक गई हूँ। कहाँ मेरा सपना है कि अपने खुद के पैसे कमाकर अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूं और भूदेव की तरह गरीब बच्चों को जी के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में एक्सपर्ट बना सकूं, ताकि वे आईआईटी, नित और गवर्नमेंटल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ये रॉय और सेन खानदान की दुश्मनी के बीच में मैं फालतू का कहाँ आकर फंस गई हूँ। अब बस मुझे इंतजार है, तो वो है भूदेव के जवाब का। रुद्री बाथटब के पानी के अंदर पूरी तरह से डूबी हुई थी। ऊपर से देखने में लग रहा था मानो बाथटब में कोई नहीं है, बस उसकी सांसों के कारण पानी में थोड़े छोटे छोटे बुलबुले फॉर्म हो रहे थे, पर वो बाथटब की सतह पर आते आते गायब हो जा रहे थे। पल भर के बाद एक जोरदार आवाज वॉशरूम के दरवाजे पर सुनाई दी। उस जोरदार आवाज ने उसकी मन की शांति छीन ली। वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। जैसे ही उसने वो आहट सुनी, उसे पता चल गया कि अभिलाष सेन वॉशरूम के अंदर आ गया है। दूर से ही रुद्री उसके बदन की ओलिव ब्लॉसम खुशबू को भांप लेती थी। रुद्री ने मन में कहा, हे महादेव, मैं पूरी न्यूड हूँ, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, अब क्या होगा गॉड डैमेड। उसके सामने अभिलाष खड़ा था। वो पसीने से लथपथ था। शायद जो रॉय के लोगों ने सेन की पूरी फसलों में आग लगाकर उसे बर्बाद कर दिया था, उस गुस्से को कम करने के लिए वो हैवी वर्कआउट करके आया था। उसकी टी शर्ट उसके एब्स पर चिपकी हुई थी। उसने उसे निकालकर फ्लोर पर फेंक दिया। उसके चौड़े कंधे, वेल टोन्ड बॉडी, मस्क्यूलर जिस्म, उसका वो महादेव की तरह सावला सलोना रंग बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था। उसकी बहुत धुंधली छवि पानी के अंदर से रुद्री देख रही थी। अब रुद्री का एड्रेनल ग्लैंड उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसका सारा सो कॉल्ड लॉजिक फेल हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभिलाष को चाहती थी। वो उसके शरीर को महसूस करना चाहती थी। वो अभिलाष के पूरे जिस्म को टच करना चाहती थी। वो अभिलाष को पाना चाहती थी। उसने अपने मन में कहा, दिमाग कहता है कि तुमसे दूर रहूं। डॉट डॉट दिल कहता है कि तुम्हारे साथ हमेशा रहूं, तुम्हें कर वक्त शुक्र महसूस करती रहूं, तुम्हें हर जगह किस करती रहूं, तुम मुझे हर जगह टच करो और मैं तुम्हारे हर स्पर्श पर मौन करती रहूं। मैं जब भी तुम्हें टच करूं तो तुम ग्रोन करो और मैं तुम्हारी हर आह पर आहें भरूं। ये कशिश और इंटेंस लव का दौर बस सदियों में एंजॉय करती रहूं। ओह माय गुडनेस, आई एम फीलिंग हॉट। अभिलाष किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। उसने कहा, मधेश्वर, अच्छा किया जो तुम लोगों ने उनके गोदामों में आग लगा दी। अब देखता हूं कि पैक्स को अनाज कैसे बेचते हैं। याद रखना कि इनका जवाब हमेशा पत्थर से देना, मतलब कोई जरूरत नहीं है बेरहम लोगों पर दया दिखाने की। जो जैसा हमारे साथ बिहेव करेगा, उससे हमें वैसा ही बिहेव या फिर और इंटेंसिटी के साथ बिहेव करना है। मैं अगले हफ्ते पहुंच रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी को मैंने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट कर दिया है। तुम सब लोगों की जली हुई फसलों का पैसा जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल तुम लोग ज्यादा मत सोचो और अब आलू की फसल पर ध्यान दो। मैं जल्द ही आऊंगा, फिर मैं सारे किसान भाइयों के साथ मिलकर आगे की स्ट्रेटजी तय करूंगा, अभिलाष ने कहा और मोबाइल को काउंटर पर पटक दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने कपड़े उतारने लगा। अब वह पूरी तरह से न्यूड नग्न था। उसने फॉसेट ऑन किया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। रुद्री ने बहुत कोशिश की कि वह डर के मारे न चिल्लाए। वह बाथटब में एकदम शांत तरह से लेटी हुई थी, लेकिन उसके बदन की कंपन से बाथटब के पानी में लहरें उठ रही थीं। अभिलाष का सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, क्योंकि उसने अपने ऊपर भाप से भरे गर्म पानी को स्प्रे किया। वह उस धुंध में उसे क्लियरली नहीं देख सकती थी, लेकिन वह उसके शरीर से निकलने वाले गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर सकती थी। फक फक, वह जोर से गुर्राया और उसके बाद उसने अपनी मुट्ठी बांधकर उसे शॉवर की कांच की दीवार पर दे मारा। उसने उस जगह पर कई बार पंच किया, जिससे वह तेज आवाज के साथ एक भूकंप के इफेक्ट की तरह वाइब्रेट करने लगा। जब जब उसने ग्लास को पंच किया, तब तब रुद्री बाथटब में कांप उठी। उसका पूरा दिमाग बर्फ के जैसे जमसा गया था। उसने अपने मन में कहा, इतना गुस्सा, आप बर्बाद हो जाओगे। इस गुस्से की वजह से अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने सोचा था कि आप एक बहुत सुलझे हुए इंसान हो, लेकिन अब आपके इतने ज्यादा वोयलेंट बिहेवियर को देखकर मैं अपने ख्यालों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में वापस आ गई। आपको आपके असली रूप में मैं अब देख सकती हूँ। आप बीस्ट हो और शायद हमेशा बीस्ट ही रहोगे। अभिलाष के लगातार कांच पर पंच मारते रहने की वजह से सारा शीशा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया था। फाइनली उसने पंच मारना बंद कर दिया और अब रुद्री को सिर्फ और सिर्फ अभिलाष की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रुद्री अंत में बहुत इनसिक्योर हो गई। उसके अंदर एक घबराहट सी हो रही थी, जिसकी वजह से वो बाथटब के बेस पर छुपना जारी रखते हुए लेटी रही। वही अभिलाष शावर में भींगता रहा। कई पलों के बाद वह शॉवर से बाहर निकला और अपने हिप्स के चारों ओर एक तौलिया लपेट लिया। इससे पहले कि वह वॉशरूम से बाहर निकलता, उसने मुड़कर सीधे रुद्री की आंखों में देखा।
रुद्री ने सोचा कि अगर गुस्सैल अभिलाष उसके करीब आया तो वह लगभग बेहोश हो जाएगी, लेकिन वह पीछे मुड़ा और बिना एक शब्द कहे वॉशरूम से बाहर निकल गया। रुद्री ने फाइनली राहत की सांस ली। उसने अपने मन में कहा, गिरिजा जी ने ठीक ही लिखा था कि कभी कभी अमन और शांति लाने के लिए बहुत सारे अमन और शांति को दाव। चैप्टर 49 डर वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उसने अपने मन में कहा, गिरिजा जी ने ठीक ही लिखा था कि कभी कभी अमन और शांति लाने के लिए बहुत सारे अमन और शांति को दाव पर लगाना पड़ता है। सरहद पर लाखों सैनिक अपनी अमन और शांति को दाव पर लगाकर अपने देश के लोगों की शांति और अमन को बनाए रखते हैं। ठीक उसी तरह से एक लीडर को उसकी कंपनी, उसके बिजनेस में यही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। मुझे सर के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, मगर इतना जानती हूं कि उनके होमटाउन में काफी लोगों की कमाई उन पर डिपेंड निर्भर करते हैं। अगली सुबह जब रुद्री उठी तो भी गिरिजा के लिखे वे सारे शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। मैं अहिंसा को मानने वाली हूं, लेकिन अब मुझे गिरिजा जी की लिखी इस बात का मतलब साफ साफ समझ आ रहा है। शायद उनकी लाइफ दौरान कृष्णकुंज का माहौल अलग था। वर्तमान समय में एक व्यक्ति अगर वोयलेंस हिंसा कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी हिंसक हो जाए, रुद्री ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने ट्रेडमिल की आवाज सुनी। थोड़े पलों बाद फिर उसने एक गड़गड़ाहट के बाद कई सारे पंचेस की आवाज सुनी, जैसे कोई पंचिंग बैग पर लगातार मुक्कों की बरसात कर रहा हो। वह धीरे से बिस्तर से उठी और चुपचाप विंडो के पास खड़ी होकर आवाज की ओर देखने लगी। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की और अपने सामने जो मंजर देखा तो बस। अभिलाष पंचिंग बैग को लगातार किक लात कर रहा था। उसकी चौड़ी मजबूत पीठ और मसल्स वाली स्ट्रोंग और लंबी टांगों के साथ वो एक हिम मानव लग रहा था। इससे रुद्री के ये एहसास हुआ कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी और उसके हिसाब से नहीं चलेगी तो वह उसे एक छोटे से मच्छर की तरह मसल सकता है। उसने कुछ और सेकंड के लिए उसे देखा और खिड़की से दूर अपने बेड पर लेटने के लिए चली गई। उसने अपने मन में कहा, मैं सर से कोई डरती वर्ती नहीं हूं। हाँ, सर बहुत ज्यादा शातिर और स्ट्रोंग हैं तो क्या? मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मैं भी एक रॉय हूं। डर वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। फिर उसे अंदर ही अंदर ये एहसास हुआ कि वह किससे मजाक कर रही थी। उसने कंबल को हल्के से अपने चेहरे पर खींच लिया और वापस उसी पोजीशन में लेट गई जिस पोजीशन में वह पूरी रात थी। उसने अपना सिर थोड़ा टिल्ट करके टाइम देखा तो पाया कि अभी सुबह के 4 बजे हैं। थोड़ी देर बाद अभिलाष बेडरूम के वार्डरोब से कपड़े निकालकर तैयार हो रहा था। रुद्री ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और चुपके से वॉशरूम में चली गई। 10 मिनट बाद अपने आप को वॉशरूम के मिरर में देखा और अपने आप से नफरत करते हुए उसने खुद से धीरे से कहा, रुद्री, क्या बेवकूफ़ी है? क्या तू पूरी लाइफ यहीं रहना चाहती है? कुछ कर, आज मौका पाकर भूखा मेल चेक कर और कोई तो प्लानिंग बना। यहाँ से निकल, कुछ भी कर, डू और डाई, मगर अपने प्लान के हिसाब से यहाँ से निकल। अपने आप को मोटिवेट करके वह वॉशरूम से बाहर निकली। अभिलाष ने एक निहायत ही सुंदर व्हाइट शर्ट पहनी थी और वो उसके कफ का बटन लगा रहा था। रुद्री ने अभिलाष को अक्सर फॉर्मल सूट में देखा था। क्या तुम मुझे यूं ही घूरती रहोगी या जो बात करनी है वो कहोगी? अभिलाष ने सीरियस टोन में कहा। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। वह थोड़ा सा अंदर से हिल गई क्योंकि वह उसे चोरी छिपे देख रही थी। लेकिन लकीली रुद्री की आंखों के एक्सप्रेशन को अभिलाष पढ़ नहीं पाया। इसका रीजन था कि वो अपनी आंखें नीची करके सारा फोकस शर्ट के कफ के बटन लगाने पर कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान रुद्री ने उसके बारे में काफी कुछ ध्यान देकर नोटिस किया था। अभिलाष सेन घर और ऑफिस में सभी से अलग रहता था। जब वह आसपास रहता था तो कोई भी इंसान आराम नहीं करता था। अब लोग उससे काफी डरते थे, लेकिन उस डर के साथ साथ सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसके प्रति सम्मान और उसके ऑरा में सभी खोसे जाते थे। लोग तो यहाँ तक कहते रहते थे कि वह एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान है। वो ऐसा इंसान है जो उनके रिक्वेस्ट्स को सुनता है और जितनी हद तक हो सके उनकी मदद करता है। रुद्री ने अपने मन में कहा, ये सारी बातें सोचकर ऐसा लगता है कि मैं आपकी वाइफ हूँ तो उस रिश्ते से मेरी ये इच्छा होती है कि आप मेरी भी कद्र करो जैसे आप उन लोगों की अच्छी तरह से कद्र करते हो। इस विचार के साथ उसने अपनी आवाज को वापस पा लिया जो उसके गले में फंस गई थी। रुद्री ने धीरे से कहा, मैं कल से आपसे कुछ पूछना चाहती थी। मैंने कल रात को भी आपका इंतजार किया था। उसकी आवाज बहुत धीरे आ रही थी, लेकिन अभिलाष ने उसे क्लियरली सुना। उसने अपना सिर उठाया और उसकी पैनी नजर उसके चेहरे पर जा टिकी। अभिलाष बड़े ही ध्यान से उसके हर एक्सप्रेशन को स्टडी कर रहा था। फिर अभिलाष ने उसके चेहरे पर कुछ ऐसा देखा कि उसे देखते ही उसने अपने जबडेक जो को लॉक कर दिया। तो तुमने क्यों नहीं पूछा? उसने ऑलमोस्ट अपने दांतों को पीसते हुए कहा। अभिलाष को रुद्री का झूठा प्यार साफ साफ दिखाई देता था। उसका मन हर बार उस झूठे प्यार को देखकर गुस्से से भर जाता था। आप पर कल खून सवार था, वह फुसफुसाई। उसने एक आईब्रो को उठाया और कहा, टीचर सेन, क्या आपने कभी किसी के सिर पर खून सवार होते हुए नहीं देखा है? आपके पिताजी के ऊपर भी नहीं। रॉय तो खून बहाने के लिए पूरे कृष्णकुंज में फेमस हैं। ये तुम्हारी झूठ मूठ की चिंता करने का नाटक तुम किसी और के सामने करना। लगता है कि तुम्हारा नाम मिस बड़बड़ की जगह पर मिस नौटंकी रखना पड़ेगा। घड़ी घड़ी नाटक जो करती को। उसने टीचर वर्ड पर जोर दिया था। शायद वो रुद्री को ये याद दिलाना चाहता था कि वो स्कूल टीचर है,
वही दूसरी ओर अभिलाष खुद एक सुपरवाइजर है। रुद्री ने अपनी होठों को काटते हुए कहा, सर आप बड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने जूनियर को बुली करेंगे। जो मन में आएगा वो कहेंगे। मेरे पिताजी बहुत ही शांत इंसान हैं, आप प्लीज उनके बारे में गलत अफवाह मत फैलाओ, और मैं कोई नौटंकी नहीं करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह पीछे हट गई। वह नहीं चाहती थी कि वे दोनों एक दूसरे के करीब आएं। अच्छा, अभिलाष ने अपने एक्सप्रेशनलेस स्टाइल में कहा, आपको मैंने देखा, आप कल रात काफी परेशान लग रहे थे। वह फुसफुसाई। अभिलाष ने अपना मुंह थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़कर कहा, क्या मैं बाकी समय फनी टाइप का लगता हूँ? उसके इस तरह के कमेंट मारकर बात करने के लहजे की वजह से रुद्री को बहुत इरिटेशन हुई। नहीं, मैंने आपको कभी मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा है, लेकिन आमतौर पर आप इतने परेशान या गुस्से में नहीं होते हैं। उसने एक लंबी सांस ली और कहा। वही रुद्री की ये बात सुनकर अभिलाष ने ऐसे बिहेव किया जैसे कि उसने रुद्री की किसी बात को नहीं सुना और ना ही उसे उसकी बातों में 0.1% सुनने का कोई इंटरेस्ट है। वह उसकी पूरी बात खत्म होने का इंतजार करते हुए अपनी गर्दन की मालिश करने लगा। बिना डरे और थोड़ा बोल्ड महसूस करते हुए रुद्री उसके करीब चली गई। इतनी नज़दीकी के कारण अभिलाष और रुद्री को थोड़ा अनकंफर्टेबल और एक अलग सा एहसास हो रहा था, लेकिन रुद्री को अभिलाष की सच में चिंता हो रही थी। उसने बड़े ही प्यार से कहा, आप वो थोड़े से, मेरा मतलब है कि थके हुए लग रहे हो। मैं बहुत थका हुआ लग रहा हूँ क्योंकि मैं वाकई में बहुत थक गया हूँ। एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से बस सांसें चल रही हैं। उसने एक गहरी आवाज में जवाब दिया और फिर उसकी ओर देखा। उसे स्मार्टली देखने पर धीरे धीरे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अभिलाष ने इस बार कठोर स्वर में कहा, तुम क्या चाहती हो? मेरे बारे में चिंता करने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारा ये ढोंग मुझे परेशान कर रहा है। नहीं, ये दिखावा नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप पूरे दिन क्या करते हो? उसने पूछा। रुद्री अपने आधे सच पर अड़ी हुई थी कि उसे अभिलाष की थोड़ी बहुत चिंता थी। ये बात अलग थी कि इस चिंता को दिखाकर वो उसका विश्वास और ट्रस्ट जीतना चाहती थी ताकि वह जल्द से जल्द रॉय मेंशन लौट जाए, वो भी हमेशा के लिए। उसके अंदर हर बात को जानने की जिज्ञासा ने उसे और भी बहादुर बना दिया। और क्या, मुझे बेवकूफ बांधकर और यहाँ से रॉय मेंशन भाग जाओ? अभिलाष ने बेपरवाह होकर जवाब दिया। इस बात को सुनकर रुद्री के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने उन्हें एक साथ दबा दिया। अभिलाष उसे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा था और वह लगभग सफल हो रहा था। आप ज्यादातर सुबह लैपटॉप के साथ होते हैं और मैंने सुना है कि आप कुछ टेक्नोलॉजी और नए प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में फोन पर बात करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप दूसरे काम भी करते हो। वही सेम नॉर्मल बातें। रुद्री ने अभी भी अभिलाष के बारे में बातें जानने की कोशिश करते हुए कहा। अभिलाष ने अपनी एक आईब्रो को झुकाया और रुद्री को ऊपर से लेकर नीचे तक एक स्लो तरीके से पूरी इंटेंसिटी के साथ देखा। उसने उसके बालों के ऊपर से शुरू करते हुए उसके सुंदर छोटे कोमल पैरों के नीचे तक, कुछ सेकंड के लिए उसके होठों पर और उसके उभरे हुए सुंदर चेस्ट को भी देखा। उसने अपना क्रूअल मुंह ऊपर की ओर ट्विस्ट किया और कहा, ओह, मैं लगभग भूल ही गया था कि तुम्हारे इस काया शरीर में एक तेज दिमाग वाला मैथ्स टीचर भी है। रुद्री अपनी मन की भड़ास को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अभी चुप रहने में ही समझदारी है। रुद्री ने कर्कश आवाज में कहा, बहुत कुछ है जो आप मेरे बारे में नहीं। चैप्टर 50, बहुत रोमांटिक रिलेशन। रुद्री अपनी मन की भड़ास बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अभी चुप रहने में ही समझदारी है। रुद्री ने कर्कश आवाज में कहा, बहुत कुछ है जो आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। बहुत कुछ है जो आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलेगा। प्लीज, मैं यहाँ अपना जीवन आराम से जीना चाहती हूँ और इस जगह और आपके साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाना चाहती हूँ। आप प्लीज अपने बारे में मुझे बताओ। उसने उसे एक शक भरी नजर से देखा और लंबी सांस लेते हुआ कहा, मेरी प्यारी वाइफ, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक बात जो मुझे तुम्हारे बारे में पता है वह यह है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। एक और बात, तुम्हें मेरे बारे में और जानने का 0.1% भी इंटरेस्ट नहीं है। ना नहीं, माँ, मुझे आपसे नफरत नहीं है, रुद्री के कहा। इन झूठे शब्दों को कहने के लिए उसे अपनी ओर से एक जबरदस्त कोशिश करनी पड़ी क्योंकि वो सफेद झूठ बोल रही थी। वह अभिलाष सेन से नफरत करती थी क्योंकि उसने उससे जबरदस्ती शादी की थी और सभी को ये बताया और दिखाया कि वह उसकी जागीर है। उसने झूठ बोलकर और उसे ब्लैकमेल करके इस गंभीर और सैड लाइफ में फंसाया था। अभिलाष ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ उसे देखा और कहा, क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तुम एक झूठ भी सही से नहीं बोल सकती हो? रुद्री ने अपने मन में कहा, हाँ, हर वक्त माँ, मेरे पिताजी, छोटी माँ, छोटे पापा, कृषु भैया, शांता दीदी और यहाँ तक कि भू ने भी यही कहा था। जब भी मैं झूठ बोलती थी तो लोग हमेशा मुझे पकड़ लेते थे। मुझे झूठ बोलने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब सेल्फ प्रोटेक्शन की बात आई तो इस नरक से बाहर निकलने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी और यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूंगी। ना नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैं यहाँ के माहौल के साथ एडजस्ट करना चाहती हूँ और यहाँ अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहती हूँ। रुद्री ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए कहा। उसके नोस्ट्रिल फड़फड़ाने लगे और उसने अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में फेरना शुरू कर लिया। उनके चेहरों के बीच कुछ ही इंच की दूरी थी।
उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन उसे अपना प्लेज संकल्प याद था। उसने मन ही मन कहा, रुद्री, अब करो या मरो की सिचुएशन है, मैंने तय कर लिया है कि अब कोई डरवर नहीं, अब मुझे अपने प्लान को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके इस बीस्ट को मात देनी है। अभिलाष सेन की आंखें शक से सिकुड़ गईं। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान, या यूं कहें कि वे दोनों रिलैक्स हो गए। अभिलाष ने एक विकेड अंदाज में कहा, इसे साबित करो, मुझे साबित करो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती या मुझसे डरती नहीं, और यह कि तुम इस जीवन के साथ तालमेल बिठाना चाहती हो। उसने रुद्री को चैलेंज किया। कैसे? रुद्री ने अपनी गर्दन से अपने हाथ को हटाते हुए कहा, एक मिनट, अभी तुम ही थी, राइट? जिसने अभी कहा था कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो और एडजस्ट करना चाहती हो। तो ये करके मुझे दिखाओ, मुझे प्रूव करो। अभिलाष ने अपनी गहरी काली आंखों से रुद्री की सुरमई आंखों में झांकते हुए कहा। वह एक कंफ्यूजन के साथ खड़ी थी, मगर उसने तय किया था कि वो अब हार नहीं मानने वाली। ये बात याद करके उसकी आंखों में चमक आ गई। पता है, मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम जनरली आमतौर पर पुरुषों से डरती हो। तुम्हारे चेहरे पर वो डर साफ दिखता है। शायद 4 साल पहले जो उन आवारा लड़कों ने तुम्हें मेंटल टॉर्चर किया था, हो सकता है उस इंसिडेंट्स की वजह से तुम मुझे कुछ उस टाइप की। अभिलाष ने उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह उसे चिढ़ाकर वहां से टरकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अभी भी अपने बारे में अभिलाष का माइंडसेट बदलना था। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं पुरुषों से नहीं डरती। उस टाइप की से आपका क्या मतलब है? उस टाइप की का मतलब है जो सोचती है कि एक आदमी के साथ रहना गंदा काम या पाप है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कोल्ड कहा जाता है। अभिलाष ने हमेशा की तरह एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा। वह इंसल्टेड, अपमानित महसूस कर रही थी। मैंने को एड में पाई की है। मैंने बहुत सारे लड़कों से दोस्ती की है। मुझे कोल्ड कह रहे हैं? नॉनसेंस, एक रुद्री ने चिढ़कर अपसेट होते हुए कहा। सच में? क्या रोमांटिक रिलेशन था या फिर हाय बाय? अभिलाष ने रुद्री की ओर देखते हुए क्यूरियोसिटी, उत्सुकता के साथ कहा। रोमांटिक रिलेशन मेरी शुरू से बहुत डिमांड है, हाँ नहीं तो, उसने कहा। वह उसे तब तक घूरता रहा जब तक कि उसकी बहादुरी खत्म नहीं हो गई और वह बेचैनी से कांपने लगी। बकवास। मुझे यकीन है कि अगर कोई आदमी तुम्हें किस करने की कोशिश करेगा तो तुम कांप उठोगी। तुम्हारे साथ मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है। अभिलाष ने रुद्री के बेहद करीब जाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने पहले भी कई बार किस किया है और इसको एंजॉय भी किया है। रुद्री ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। वह झूठ बोल रही थी, लेकिन जिस तरह से अभिलाष उसे एक लूजर साबित कर रहा था, वो उसे एक ऐसी औरत साबित कर रहा था जिसके करीब कोई पुरुष नहीं आएगा और ना ही सेक्स करने की सोचेगा। इस वजह से उसे अभिलाष से बेहद नफरत हो रही थी। इसे साबित करो, अभिलाष ने रुद्री की दुखती नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा। मतलब उसे अच्छी तरह से मालूम था कि रुद्री की क्या कमजोरी है। क्या? रुद्री ने पूछा। तुमने अभी कहा था कि तुमने पहले भी कई बार किस किया और इसका आनंद लिया। तो साबित करो, अभिलाष ने कहा। वो रुद्री के बेहद करीब खड़ा था, उसकी सांसें आराम से उसे सुनाई दे रही थी। लेकिन, रुद्री ने हकलाते हुए कहा, तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती। तो मुझे किस करो और उन दोनों बातों को साबित करो। अभिलाष ने अपने चेहरे को रुद्री के चेहरे के बेहद करीब ले जाकर एक सीक्रेटिव अंदाज में कहा। मैं रुद्री सोच में पड़ गई और उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा। अभिलाष ने अपना एक आईब्रो उठाया। शायद वह रुद्री के टूटने या पीछे हटने का इंतजार कर रहा था, मगर रुद्री हार नहीं मानना चाहती थी। वह वास्तव में उसे साबित करना चाहती थी कि वह कोई बेवकूफ डरपोक लड़की नहीं थी जिसकी अभिलाष ने इमेजिनेशन करके उसे कमेंट मारा था। एक गहरी सांस लेते हुए वह उसके करीब चली गई, जब तक कि उनके बीच मुश्किल से आधे इंच का भी फासला नहीं रह गया था। अभिलाष की निगाहें उसे देखती रहीं, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। अनाड़ीपन से उसके माउथ ने उसकी ठुड्डी और फिर निचले होंठ को छुआ। रुद्री को अंदर ही अंदर रोना आ रहा था, न केवल इसलिए कि वह एक ऐसे आदमी को चूमने की कोशिश कर रही थी जिससे वह नफरत करती थी, बल्कि इसलिए भी कि वह जानती थी कि वह एक टेरिबल किस है। उसके पास ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं था, या यूं कहें कि उसने कभी किसी को खुद आगे बढ़कर किस नहीं किया था, लेकिन पता नहीं, जैसे ही उसने अभिलाष के निचले होंठ और उसकी ठुड्डी को अपने गीले होठों से टच किया, अभिलाष का खुद पर से सारा कंट्रोल खत्म हो गया। अभिलाष सेन ने उसके किस का मजाक नहीं उड़ाया। वह उसके इस टच से अपने नीचे सख्त हो गया और पूरी तरह से अंदर तक हिल गया। कुछ ही सेकंड बाद उसकी लंबी उंगलियों ने उसकी ठुड्डी को मजबूती से पकड़ लिया। उसने उसे अपने बेहद करीब खींच लिया और एक डीप किस करके उसके होठों को दबाया, एक बर्निंग हॉट और वेट किस जिसने तुरंत उसके पूरे शरीर को गर्म कर दिया। वहीं दूसरी ओर रुद्री अपने बदन में हो रहे रिएक्शन को देखकर दंग रह गई, यहाँ तक कि उसने अपना माउथ खोल दिया ताकि वो उसके ऊपर इन्वेजन कर सके। रुद्री ने किस की शुरुआत भले ही की थी, लेकिन अब अभिलाष सेन ने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। वो अपने इंटेंस लव को रोक नहीं पा रहा था। उसने रुद्री को फ्रेंच किस करना शुरू किया और इसे एक नए लेवल पर ले गया। उसने अपनी बड़ी हथेलियों से उसके हिप्स को पकड़ लिया और कुछ लंबे कदमों से उसे बिस्तर के ऊपर हल्का पुश कर दिया। जैसे ही उसकी पीठ गद्दे से टकराई, उसने उसके मुंह में आंखें भरी। उसका शरीर पूरा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि उसके बदन के अंदर कुछ गहरा
सब कुछ मेल्ट हो रहा था जैसे एक ज्वालामुखी के अंदर लावा पिघलता है। उसके होंठ उससे एग्रेसिव तरीके से मिले। उसने उसके पैरों को अलग कर दिया जिससे उसकी सॉफ्टनेस पर वो अपने मैनहुड की स्टिफनेस को महसूस करवा सके। रुद्री का शरीर पहली बार डर की बजाय एक प्यास, एक जरूरत, इंटेंस लव, इंटेंस सेक्स करने की जरूरत, अभिलाष को पा लेने की जरूरत से काम रहा था। अनजाने में वह उस दर्द को कम करने के लिए उसके ऊपर खुद को रब करने लगी। ये वो दर्द था जो उसे अपनी सॉफ्टनेस की गहराई में महसूस हो रहा था। अभिलाष एक शातिर इंसान था और उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी की। उसने उसे अपनी दुनिया में कैद में रखा और फिर भी रुद्री उसकी बाहों में एक्साइटेड महसूस कर रही थी। उसने उसे जोर से किस किया और फिर उसके कान और उसकी सॉफ्ट गर्दन को चूमने के लिए आगे बढ़ने से पहले उसके लोअर होंठ को सक करने लगा। उसके हाथों ने अब उसके सेंसिटिव चेस्ट को टच करते हुए उसे और भी एक्साइटेड कर दिया। अब ये सब कुछ रोकना उन दोनों के लिए